गाइस, यूडिमोनिया क्लासेस पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक की जो ज्योग्राफी है। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक। तो यहाँ पर आज हमको देखना है कि किस तरीके से क्या क्या मतलब होता है। मतलब ये बेसिक्स है ज्योग्राफी का फ्रॉम द फर्स्ट लेसन। जियोइड का मतलब होता है अर्थ की शेप। अर्थ की शेप को हम कह देते हैं कि ये जियोइड है, क्योंकि हमारी अर्थ का शेप जो है बिल्कुल गोल नहीं है ना, बिल्कुल गोल नहीं है, इसलिए। फिर होता है जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जियोलॉजी का मतलब होता है जब आप अर्थ के इनर सरफेस की स्टडी करते हो तो वो जियोलॉजी कहलाता है। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? जब आप अर्थ के इनर और आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो उसे जियोग्राफी कहते हैं। तो ये बेसिक टर्म है। जियोग्राफी पढ़ने से पहले एज अ सब्जेक्ट हमको पता होना चाहिए जियोलॉजी क्या होता है, जियोग्राफी क्या होता है एंड जियोइड क्या होता है। हम बात करेंगे कि फादर ऑफ जियोग्राफी कौन थे, तो एरिस्थोनिस ये फादर थे जियोग्राफी के। इसके अलावा अब हम आगे देखेंगे कि जो ज्योग्राफी होती है वो दो पार्ट्स में बटी होती है। एक होती है फिज़िकल ज्योग्राफी और एक होती है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। जो फिज़िकल ज्योग्राफी है उसको वैल्यू दी गई, उसको बताया गया हम्बोल्ट के द्वारा। ऐसा माना जाता है फिज़िकल ज्योग्राफी तो तब से ही शुरू हो गई थी जब अर्थ का जन्म हुआ था। जब से अर्थ बनी, इंसान आए, तब से हम देखते हैं फिज़िकल ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ। और पहले हम ज्योग्राफी को फ़िज़िकल ज़्यादा पढ़ते थे, बाद में हमने इस सब्जेक्ट में ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टार्टिंग की। आप देखोगे आप अपने स्कूल लाइफ में मैक्सिमम टाइम फ़िज़िकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप 12th क्लास में आते हो तो ह्यूमन ज्योग्राफी से आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, जिसमें हमें ह्यूमन सेटलमेंट, पॉपुलेशन ह्यूमन का बढ़ना, वहाँ पर ही क्यों बढ़ती है, वहाँ पर ही इंसान क्यों रहते हैं, ह्यूमंस के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, उन सब के बारे में बताया गया था। तो ये होता है ज्योग्राफी का सेंट्रल पॉइंट। पहले हमारी ज्योग्राफी का सेंट्रल पॉइंट जो था, हम रखते थे अपना बेसिकली फ़िज़िकल स्ट्रक्चर्स को अर्थ के। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो हमें समझ आया कि हमें ज्योग्राफी पढ़नी क्यों चाहिए ह्यूमन वैल्यूज़ के पॉइंट पर, कि सेंट्रल पॉइंट हमेशा ह्यूमन को रखो, क्योंकि ह्यूमन नहीं है तो वो बंजर जगह पे भी क्या ही फ़र्क पड़ेगा। इंसान होगा तो ही तो वो बंजर जगह की भी एक इमेज होगी, तभी तो वो भी दिखने लायक होगा, देखने लायक होगा, वहाँ के रिसोर्सेज देखने लायक होंगे। ह्यूमन सेंटर्ड कर दिया मतलब बाद में, इसलिए हम ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं और फिज़िकल ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेट और वेदर का मतलब। क्लाइमेट क्या होता है एंड वेदर क्या होता है। आजकल हम बहुत सुनते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या? आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, दादा दादी से बात करिए, उनसे पूछिए कि आपके टाइम पे इतनी बारिश होती थी क्या, या आपके टाइम पे सर्दी होती थी क्या। तो आप नोटिस करोगे कि वो बताएंगे हमारे टाइम में तो ये चीज़ होती नहीं थी, है ना। तो ये क्लाइमेट है। क्लाइमेट जो होता है ये 35 साल का एवरेज होता है कि क्लाइमेट कि पहले कैसा मौसम था, पहले कितनी बारिश होती थी, पहले कितनी ह्यूमिडिटी थी, पहले कैसा पहले किस तरीके से जो थे बारिश होती थी, या फिर पहले किस तरीके से टेम्परेचर रहता था, कम था, ज़्यादा था। जैसे आज के टाइम पे दिवाली आ गई, दशहरा आ गई। पहले के टाइम पे दशहरा दिवाली पे तो लोग स्वेटर पहनते थे, हम लोग आज भी पंखे चला कर सोते हैं। तो ये देख रहे हो, ये क्लाइमेट चेंज 35 साल में कितना बदलाव आया है। यही क्लाइमेट चेंज होता है। इसके बाद हम बात करेंगे वेदर की। जो वेदर होता है ये इंस्टेंट चेंज होता है। जो जैसे कोई आपसे पूछेगा ओए तेरे यहाँ का वेदर कैसा है, तो आप बता दोगे ना, हाँ यहाँ तो मौसम बारिश का हो रहा है, यहाँ तो गर्मी हो रही है, ये वो। तो ये इंस्टेंट है, अभी का बताना होता है कि अभी कैसा चल रहा है। ये बदलता रहता है, आज हो सकता है गर्मी हो, कल हो सकता है ठंडा मौसम हो जाए, बारिश हो जाए, तो ये बदलता रहता है। क्लाइमेट और वेदर में आपने अंतर समझ लिया होगा आई होप। क्लाइमेट जो होता है ये बहुत लॉन्ग पीरियड तक होता है, वेदर जो होता है वो इंस्टेंट चेंजेस को लेकर होता है। इसके आगे हम बात करेंगे, हमें पढ़ना है एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है उसके चारों ओर ये लेयर है। ये जो लेयर है ये कई तरह की होती है। ये सारी लेयर मिला के 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर एक लेयर होती है हमारे अर्थ के आसपास। ये जो लेयर है अगर ये ना हो तो क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। अगर ये लेयर ना हो तो क्या होगा।
सो हम देखें, अगर ये लेयर नहीं हुई ना तो जीवन भी संभव नहीं है। अगर ये लेयर नहीं हुई ना तो दिन का टेम्परेचर बहुत हाई होगा, क्योंकि सनरेज़ आ रही है, डायरेक्ट सनरेज़ आएंगी तो यहाँ पर कोई पकड़ने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी, हाई टेम्परेचर होगा। देन नाइट के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेज़ हैं ये वापस जाएगी अर्थ से जब, तो इन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। जैसे कि आप देखते हो कार्बन डाइऑक्साइड कर लेता है, ग्लोबल वार्मिंग करती है, ग्रीन गैसेस को रोकने का काम करती है, जो लेयर होती है आसपास। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सोचो लाइफ कैसी होगी, दिन में इतनी गर्मी और रात को बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आसमान भी काला सा दिखेगा आपको। इसके बाद अगर हम बात करें, मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो हिट करेंगे, क्योंकि ये जो मेटेरॉइड्स आते हैं अर्थ पे ये घर्षण करते हैं। आप देखते हो कोई भी चीज़, जैसे कि आप एक टिश्यू गिरा कर देखो ऊपर से, तो आप नोटिस करोगे कि वो सीधा नहीं गिरता है, वो झूलते झूलते गिरता है। मतलब गैसेस हैं, कुछ गैसेस है प्रेजेंट है जो रोकने का काम करती है, घर्षण करवाती है। तो ऐसे ही मेटेरॉइड्स होते हैं, उनका घर्षण होता है और नीचे आते हुए। तो ये फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से कोई भी चीज़ जो है अर्थ से टकराती है, तो टकराने से पहले घर्षण होता है। वो घर्षण फ्रिक्शन जो होती है वो रोकने का काम करती है। इसकी वजह से, इन गैसेस की वजह से जो होता है ना, जो मेटेरॉइड्स अर्थ पे आने वाला होता है वो जल जाता है और साइज़ छोटा हो जाता है उसका, या वो ख़त्म ही हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो वो डायरेक्ट अर्थ से टकराएगा और अर्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है। और है यूवी रेज़ जो होती हैं उनको रोकने का काम यही एटमॉस्फेरिक लेयर करती है। लेकिन यही नहीं होगी तो यूवी रेज़ डायरेक्ट आएंगी, और इससे आप समझ सकते हो कि ह्यूमन सर्वाइवल कैसा होगा। टेम्परेचर जो होता है वो आज के तुलना पे कम होता, अगर हम देखें तो आज के टाइम जो टेम्परेचर है उससे बहुत कम होता, अगर ऐसे एटमॉस्फेयर लेयर ना होती तो। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन। सबसे बड़ी गैस नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन 20.95%, फिर आर्गन, फिर CO2, फिर नियोन, फिर हीलियम, और वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल जो होते हैं ये प्लेसेस के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। वाटर वेपर 0 से 4% तक हो सकता है, और डस्ट पार्टिकल जो है 2.5 और 10, ये हम हमेशा न्यूज़ में सुनते रहते हैं, यही होते हैं मेजर, जो हवा में प्रेजेंट और नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है एटमॉस्फेयर का? स्ट्रक्चर की बात करें तो 5 लेयर होती है हमारे पास, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक सेकेंड मैं आपको फ़ोटो ही दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर या आयोनोस्फेयर भी बोलते हैं, एक्सोस्फेयर, वॉल्यूमस्फेयर भी कहते हैं इसको। ऐसे हमारे पास पूरी 5 लेयर्स हैं। इन 5 लेयर्स को हमें पढ़ना है 1 बाय 1। लेकिन सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर की बात करेंगे, दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो होती है वो सबसे नीचे की लेयर है। ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे की लेयर है, सबसे नीचे की लेयर ये ट्रोपोस्फेयर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। कभी बादल बन जाएंगे, कभी बारिश आ जाएगी, कभी बिजली कड़केगी, है ना। सारे वेदर चेंजेस यहीं पर ही देखने को मिलते हैं। तो जो ट्रोपोस्फेयर है ये टोटल जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसका 75% वेट इसी का ही है। ट्रोपोस्फेयर जो है वो 75% वेट रखती है टोटल एटमॉस्फेयर का, और वाटर वेपर 99% यहीं पर ही अवेलेबल है, पूरी एटमॉस्फेयर का 99%। जो इक्वेटर है वहाँ पर इस ट्रोपोस्फेयर की हाइट 18 किलोमीटर है, लेकिन अगर मैं पोल की बात करूँ तो वहाँ पर इसकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर। ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, वो है कन्वेंशनल करंट, उसको मैं समझा देती हूँ। इसी वजह से एवरेज जो हो जाता है वो 12 से 15 किलोमीटर निकल आता है इस लेयर का, जो ट्रोपोस्फेयर है। और यहाँ पर एक और चीज़ है देखने वाली कि
यहाँ पर हर 1 किलोमीटर पर टेम्परेचर घटता है। हर 1 किलोमीटर पर इस लेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर घटेगा। 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो घट जाता है। एक सेकेंड। 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री टेम्परेचर की कमी होती है। वहीं अगर मैं बात करूँ आगे तो 165 मीटर में लगभग 1 डिग्री कम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम बुर्ज खलीफा का। बुर्ज खलीफा 900 मीटर का है, तो आप अपना अंदाज़ा लगा लो 165 मीटर में 1 डिग्री कम हो रहा है, तो इसके टॉप पर काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। अंदाजे के तौर पे अगर नीचे 40 किलोमीटर है तो ऊपर आप नोटिस करोगे 33.5 किलोमीटर होगा टॉप पर टेम्परेचर। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इसको। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो लेयर होती है इसमें ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर घटता जाएगा। ये नॉर्मल लैप्स रेट कहलाता है। नॉर्मल लैप्स रेट इसका मतलब होता है कि जो एयर है उसकी डेंसिटी कम होती जाती है हवा में ऊपर जाते जाते। कैसे, अभी समझाती हूँ। जब ये लेयर ख़त्म होती है तो एक पॉइंट आता है जिसे हम कहेंगे ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज हो जाएगा जब आपको पता लगेगा अब इसके आगे टेम्परेचर नहीं घट रहा है। पोल्स पर टेम्परेचर -45 डिग्री होता है, लेकिन जो आपका इक्वेटर है वहाँ पे टेम्परेचर हमने देखा था -80 कुछ था। ठीक है, और लेयर जो होती है इसको लिट ऑफ एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। हवा का ढक्कन, मतलब एटमॉस्फेयर का ढक्कन भी कहा जाता है इसी लेयर को। ठीक है, तो एक पॉइंट समझाना है मुझको, पहले मैं वो समझाती हूँ, डेंसिटी वाला। एंड एक तो आपका डेंसिटी का पॉइंट एंड देन कन्वेंशनल करंट का। कन्वेंशनल करंट बेसिकली होता क्या है, इमेजिन करो ये अर्थ है, ये पोल है। ठीक है, मतलब मैंने अर्थ को लिटा दिया दूसरी तरफ से, ये है पोल। समझने के लिए ये इक्वेटर है, मैंने अर्थ को लिटाया है क्योंकि, तो ये विषुवत रेखा यहाँ पर है। ठीक है, इक्वेटर। अब ये जो इक्वेटर है, क्योंकि आपको पता है इक्वेटर वाले प्लेस पे सबसे ज़्यादा सनलाइट होती है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा हम देखेंगे एवापोरेशन होता हुआ, वाटर वेपर उठता हुआ। ये वाटर वेपर एवापोरेशन जो है उठते उठते कहाँ तक जाएगा, ये सबसे हाइट पर जाता है, सबसे ऊपर तक चला जाता है। इसी वजह से ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो यहाँ पर मोटी है, क्योंकि वाटर वेपर हवा में बहुत ऊपर तक जाता है। इसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर कन्वेंशनल करंट होता है, इसकी वजह से ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर की ये 18 किलोमीटर तक है, यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, वहीं पर अगर हम पोल की बात करें तो ये मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया। पोल की बात करूँ तो देखो यहाँ तो बहुत ज़्यादा क्षमता है। अरे यार, एक सेकेंड। अगर हम पोल की बात करें तो पोल पर तो बहुत ज़्यादा क्षमता है। यहाँ पर देखो कितनी पतली लेयर दिखाई दे रही है आपको, कितनी पतली कोने कोने में। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर कन्वेंशनल करंट जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हवा ठंडी होकर नीचे आती है। तो पोल जो होता है यहाँ पर कम देखने को मिलता है, लेकिन इक्वेटर पे क्योंकि वहाँ वाटर वेपर अच्छा खासा हो जाता है तो वहाँ पर ये वाली जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो मोटी होती है, यहाँ पर पतली होती है। यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है -80 डिग्री तक चला जाता है हाइट पर, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर -45 तक जाता है अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा अच्छे से। इसी तरह की ज्योग्राफी की और सीरीज़ चलेंगी, उनको देखते रहना। सेम पॉइंट मैं यहाँ पर कहूँगी जो मैंने पहले कहा था कि ये डेंसिटी के कारण होता है, इसलिए नॉर्मल लैप्स रेट है। तो डेंसिटी इसीलिए क्योंकि हवा की लेयर जो होती है यहाँ मोटी होती है इक्वेटर के पास, लेकिन वहाँ पतली होती है, तो ऑफकोर्स इसी वजह से ऊपर टेम्परेचर जाते जाते घटता जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स सारे के सारे क्लियर हुए होंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं फॉर UPSC कंटेंट एंड नेट कंटेंट, तो आप ज़रूर हमारी क्लासेस को फॉलो करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर बेसिक नॉलेज। बिल्कुल जीरो से है, आप देख सकते हो।